हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 से लगातार 1953 तक चलता रहा था। ये शीत युद्ध का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद प्रारंभ किया गया था। इस शीत युद्ध का प्रारंभ का एक ही उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद परमाणु हथियारों की आपूर्ति का न होना व गोला बारूदों की कमी होना, यह शक्ति संतुलन के स्थान पर संतुलन ने ले लिया गया था। ये जर्मनी की पराजय के बाद बहुत बड़े यूरोपीय भूभाग पर सोवियत लाल सेना का कब्जा और पस्त पड़े अनेक यूरोपीय देशों में साम्यवाद प्रसार के लिए जर्मनी तैयार नजर आ रही थी। पश्चिमी पूंजीवादी राष्ट्र सोवियत संघ को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका को दर्दनाक मंदी के दौर से गुजरना पड़ा। शेयर बाजार की मंदी और फिर उसकी गिरावट होना राष्ट्रीय संकट के रूप प्रकट हो चुके थे। आर्थिक मंदी को फिर से पटरी पर लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलानी रूजवेल्ट ने न्यू डील की घोषणा की थी। सौभाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रणक्षेत्रों के उपयोग के लिए जितने बड़े पैमाने पर साज सामान के उत्पादन की जरूरत पैदा हुई, अमेरिका को आर्थिक मंदी के साथ बेरोजगारी के दानव के कई दशकों के लिए छुटकारा दिया। इन्हीं दिनों अमेरिका में वह तंत्र विकसित हुआ जिसे युद्ध के बाद राष्ट्रपति बनने वाले जनरल आइजनहावर ने सैनिक औद्योगिक तंत्र का नाम दिया। स्टालिन और सोवियत संघ के अन्य नेता इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। शीत युद्ध के जन्म में सिलसिले में अक्सर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने फुल्टन का भाषण का जिक्र किया जाता है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर और घोर चिंता प्रकट की थी कि युद्धोपरांत सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई नीति के लोहे के परद आयरन कर्टन कर दिया गया था। इस कारण जनतांत्रिक मूल्यों ईसाई सभ्यता और पश्चिमी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष से कतराना असंभव हो गया था। वास्तव में इसके लिए एटमी हथियारों को सर्वनाशक खूब जिम्मेदार समझा जाना चाहिए। सैनिक औद्योगिक तंत्र नाम दिया स्टालिन और सोवियत संघ अमेरिकी राष्ट्रपति। द्वितीय युद्ध के बाद फुल्टन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री फुल्टन भाषण जिक्र किया जाता है, जिसमें उन्होंने इस बार घोर चिंता प्रकट की कि युद्धोपरांत सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई नीति के कारण यूरोप का विभाजन एक लोहे के पर्दे आयरन कर्टन ने कर दिया है। शीत युद्ध का प्रारंभ, ये सिलसिले से बात याद रखने लायक है कि स्टालिन और सोवियत संघ की चिंता सिर्फ परमाणु हथियार और अमेरिकी खुशहाली तक ही सीमित नहीं थी। महायुद्ध के दौरान जब शांति की पुनर्स्थापना के साथ नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में राष्ट्रों के बीच राजनीतिक परामर्श जारी था, तो याल्टो पोस्टमैन और तेहरान में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के सोटी के नेताओं ने भाग लिया और अटलांटिक घोषणा पत्र का मसौदा तय हुआ। इस पर जोड़ तोड़ किया गया। इनमें सोवियत संघ अकेला पड़ गया और ब्रिटेन फ्रांस के साथ चीन की शिष्ट जनवादी चीन को नहीं बल्कि राष्ट्रवादी चीन के मुखिया चियांग काई शेंग के नाम में खाते में डाली गई, जो अमेरिका के भक्त विश्वास पात्र ही नहीं उस पर पूरी तरह निर्भर थी। 1945 तक ये बात जग जाहिर हो चुकी थी कि माओ ने छापामारों ने चीन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। चीनी राष्ट्रवादी सरकार की कुछ देर की मेहमान हैं। चीनी साम्यवाद के प्रति अमेरिका नीति सहानुभूति वाली को भी नहीं सकती थी। माओ की घनिष्ठता साम्यवादी बिरादरी के भाईचारा के तहत और सोवियत संघ के साथी होने के कारण अमेरिकियों को वह चीन अपना शत्रु ही जाना पड़ता था। जॉर्ज एफ कैनन द्वारा एक प्रतिपादन कैनन 1946 में सोवियत संघ में अमेरिका के राजदूत के रूप में तैनात थे। एक दशक पहले भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सोवियत संघ में रहे। कैनन अपने बौद्धिक रुझान और अनुभव के कारण सलाहकार की भूमिका निभाने की विशेष पात्रता रखते थे और फॉरेन अफेयर्स नामक प्रतिष्ठित पत्रिका के लिए लिखा वस्तुतः अमेरिका विशेष विभाग को भेजे गए गोपनीय तार का संशोधित संस्करण था।
1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक नई अमेरिकी नीति की घोषणा की, जिसे आगे चलकर ट्रूमैन सिद्धांत का नाम दिया गया था। ट्रूमैन ने बड़ी दिलेरी के साथ साथ ये घोषणा की कि अमेरिकी दुनिया भर में साम्यवाद शांति को भंग करने वाला या इसको संकट में डालने वाला कोई कदम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उठाया जाएगा, इससे संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सुरक्षा डालेंगे। मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी अरबों और इजरायलियों के बीच सैनिक मुठभेड़ के पहले ही तेल को लेकर ईरान में ब्रिटिश और अमेरिकी तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण ने सामरिक संकट उत्पन्न किया था। ईरान की भू राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश सोवियत संघ कर रहा था। इसी कारण अमेरिकी और उसके सहयोगियों ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का लक्ष्य ईरान को सऊदी अरब की तरह अपने प्रभुत्व के क्षेत्र में ही बिठाए रखना था। कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना की घोषणा की, जो आगे चलकर मार्शल प्लान के नाम से विख्यात हुई। जाहिर है कि कुछ 4 वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की मदद देने का वचन देकर अमेरिका ने सोवियत संघ और भी खीन किया तथा उसके नेताओं ने असंतोष और आक्रोश को और भी गहरा किया। बर्लिन की घेराबंदी और जर्मनी का विभाजन। शीत युद्ध के इस दौर में सबसे बड़ा संकट बर्लिन की नाकेबंदी था। अमेरिका ने अनेक भड़काने वाले बयानों में उत्तेजित होकर सोवियत संघ में चुनौती देने और अपनी ताकत आजमाने का फैसला लिया। नाटकीय ढंग से बिना किसी पूर्व सूचना के सोवियत प्रभाव अधीन पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच से रेल, सड़क और जल यातायात बंद कर दिए गए थे। 1949 का वर्ष शीत युद्ध के पहले चरण में विशेष महत्व का है। इसी वर्ष सितंबर माह में जर्मनी का विभाजन हुआ। 1949 के बाद सितंबर में जर्मनी का विभाजन हुआ और इसके साथ इसी वर्ष अमेरिका में के नेतृत्व में उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए नाटो सैनिक संधि भी की गई थी, जो 1949 में चीनी साम्यवादी ने सत्ता ग्रहण की, जिससे ये जान पड़ते हैं कि अमेरिकी क्रियाकलापों से भले ही यूरोपीय सोवियत विस्तार अवरुद्ध हो गया हो, विश्व युद्ध में अन्य साम्यवादी सौभाग्यवान जनवादी और कोरियाई दोनों ही राज्य युद्ध के कगार तक पहुंचाने के पीछे हट गए थे। कोरियाई युद्ध। शीत युद्ध के इस दौर में एक और बड़ा संकट एक बार फिर पूर्वी एशिया में ही प्रकट हुआ, जो 1950 में साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया था। ये याद रखने लायक है कि महायुद्ध के बाद यह युद्ध विराम की घड़ी में रण क्षेत्र के जमीनी यथार्थ को देखते हुए कोरिया एवं उपमहाद्वीप का विभाजन 34वें देशांतरपण किया गया था। कुछ उसी तरह जैसे वियतनाम का विभाजन 70वें समांतर देशांतर पर किया गया था। प्रशांत महासागर के मोर्चे पर अमेरिकी सेना नायक जनरल मैकार्थर ने उत्तरी कोरिया को रोकने थामने के लिए सुझाव देकर तेवर अपनाए थे। प्रतिरोध के अमेरिका के बीच ही नहीं, जनवादी चीन और अमेरिका के बीच में मनोमालिन्य और बैरभाव बढ़ाया। पश्चिमी एशिया मध्य पूर्व में इजराइल का उदय। ये 1948 से 1953 के वर्षों में शीत युद्ध के कारण 2 और जगह भयंकर संकट उत्पन्न हुए थे। मध्य पूर्व में यहूदियों की जन्मभूमि के रूप में एकत्र राष्ट्र इजराइल की स्थापना ने बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों को शरणार्थी बना लिया। इसके साथ ही समाजवादी रुझानों के अनेक अरब राष्ट्रों को इस बात का एहसास हुआ कि इजराइल का गठन उनके कमजोर क्षेत्रों के मुताबिक किया गया था। 1940 युद्ध का युद्ध विराम जैसे तैसे लागू किया जा सका, पर अमेरिका के समर्थन के कारण इजराइल के तेवर आक्रामक बने रही। अमानवीय जीवन व्यतीत करने के मजबूर फिलिस्तीनी शरणार्थी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए छापामार आतंकवाद की रणनीति अपनाने को विवश हुए। इस समस्या का एक और पहलू था जगत में फिलिस्तीनी समुदाय विश्व युद्ध के तितर होना। मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी अरबों और इजरायलियों के बीच में सैनिक मुठभेड़ के पहले ही तेल को लेकर ईरान में ब्रिटिश और अमेरिकी तेल कंपनियों को राष्ट्रीयकरण में सामरिक संकट उत्पन्न किया था। ईरान की भू राजनीतिक स्थिति थी कि वहाँ अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश सोवियत संघ कर सकता था। इसी कारण अमेरिका और उसके सहयोगी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का लक्ष्य
सऊदी अरब अपने प्रभुत्व बढ़ाए रखने के लिए जनतंत्र पोषण करता था। शीत युद्ध का प्रारंभिक दौर एवं भारत अंत में सिर्फ एक बात का उल्लेख करते हैं कि शीत युद्ध के भारतीय उपमहाद्वीप में स्वाधीनता प्राप्ति का सहयोग देश के विभाजन के साथ रियासतों और रजवाड़ों के भारत अथवा पाकिस्तान के विलय को लेकर एकाध जगह विवाद उठ खड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में इसने विस्फोट रूप ले लिया था। भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लेने में राज्य प्रमुख महाराजा हरि सिंह ने जो देर लगाई, उसका लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर की घाटी पर कब्जा करने के लिए घुसपैठियों सैनिक की फौज भेजी थी। क्योंकि सैनिक टुकड़ियाँ लूटपाट मचाती थी, श्रीनगर को और बढ़ने लगी और तब हरि सिंह ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। भारत ने उनकी रक्षा के लिए भारतीय सेना भेजी और 1947 to 1948 में घुसपैठी षड्यंत्र के असफल हो जाने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिक गठबंधन का सदस्य बन गया और भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन अपने लक्ष्य में ढालने का प्रयत्न किया। नतीजतन शीत युद्ध भारत के दरवाजे तक पहुंच गया। इस तरह हम देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति 1945 to 1953 तक रही। उसके बाद शीत युद्ध का दूसरा दौर प्रारंभ होता है जो 1953 to 1962 में चलता रहा था। इसके लिए हम आगे देखेंगे।